रतन टाटा, जिनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है, एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति, निवेशक, परोपकारी और टाटा सन्स के सेवामुक्त चेयरमैन हैं। टाटा समूह भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की और उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया और इसे दृढ़ बनाया। रतन टाटा सन 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे। 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, परंतु वे अभी भी टाटा समूह के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत हैं जिसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप में प्रतिभा है तो आप देश में रहकर भी ऐसे शिखर पर पहुंच सकते हैं जहां हर भारतीय आप पर नाज करे। रतन टाटा का परिचय। रतन टाटा सभी टाटा ग्रुप के प्रमुख कंपनियों जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेलीसर्विसेज के भी अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों छुआ और समूह का राजस्व भी कई गुना बढ़ा। रतन टाटा एक परोपकारी व्यक्ति है, जिनके 65% से ज्यादा शेयर एक चैरिटेबल संस्थाओं में निवेश किए गए हैं। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है और साथ ही भारत में मानवता का विकास करना है। रतन टाटा का ऐसा मानना है कि परोपकारियों को अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। पहले परोपकारी अपनी संस्थाओं और अस्पतालों का विकास करते थे, जबकि अब उन्हें देश का विकास करने की जरूरत है। 2007 में फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें व्यापार क्षेत्र के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। भारत सरकार ने रतन टाटा को पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008 द्वारा सम्मानित किया। जन्म और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता नवल टाटा और मां सोनू कमिसरियात हैं। उन्हें एक छोटा भाई जिमी टाटा भी है। जब रतन 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के, तभी उनके माता पिता नवल और सोनू मध्य 1940 के दशक में एक दूसरे से अलग हो गए। तत्पश्चात दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा द्वारा किया गया। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम नोएल टाटा है। रतन टाटा टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते हैं। बचपन से ही रतन टाटा का पालन पोषण उद्योगियों के परिवार में हुआ था। वे एक पारसी पादरी परिवार से जुड़े हुए थे। उनका परिवार ब्रिटिश कालीन भारत से ही एक सफल उद्यमी परिवार था। इस वजह से रतन टाटा को अपने जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था। मुंबई के कैपियन स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद रतन टाटा ने कार्नेल यूनिवर्सिटी, लंदन से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम कोर्स किया। उन्हें प्रतिष्ठित कंपनी IBM से नौकरी का बढ़िया प्रस्ताव मिला, लेकिन रतन ने उस प्रस्ताव को ठुकराकर अपने पुश्तैनी बिजनेस को ही आगे बढ़ाने की ठानी। रतन टाटा के करियर। पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटने से पहले रतन ने लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में जोन्स और एमोन्स में कुछ समय कार्य किया। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत सन 1961 में की। टाटा समूह से जुड़ने के बाद उन्हें काम के सिलसिले में टाटा स्टील को आगे बढ़ाने के लिए जमशेदपुर भी जाना पड़ा। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर कार्य किया। इसके बाद वे टाटा ग्रुप के और कंपनियों के साथ जुड़े। सन 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेको में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया, जिसकी उस समय बहुत बुरी हालत थी और उन्हें 40% का नुकसान और 2% ग्राहकों के मार्केट शेयर खोने पड़े। लेकिन जैसे ही रतन टाटा उस कंपनी में शामिल हुए, उन्होंने कंपनी का ज्यादा मुनाफा करवाया और साथ ही ग्राहक मार्केट शेयर को भी 2% से बढ़ाकर 25% तक ले गए।
उस समय मजदूरों की कमी और नल्क की गिरावट को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। जे.आर.डी. टाटा ने जल्द ही 1981 में रतन टाटा को अपने उद्योगों का उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन उस समय ज्यादा अनुभवी न होने के कारण कई लोगों ने उत्तराधिकारी बनने पर उनका विरोध किया। लोगों का ऐसा मानना था कि वे ज्यादा अनुभवी नहीं है और न ही वे इतने विशाल उद्योग जगत को संभालने के काबिल है। लेकिन टाटा ग्रुप में शामिल होने के 10 साल बाद सन 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रतन के नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलवाई। उनके नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। सन 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली पुनर्तः भारतीय यात्री कार टाटा इंडिका को पेश किया। देश की पहली कार जिसकी डिजाइन से लेकर निर्माण तक का कार्य भारत की कंपनी ने किया हो, उस टाटा इंडिका प्रोजेक्ट का श्रेय भी रतन टाटा के खाते में ही जाता है। तत्पश्चात टाटा टी ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा समूह की साख भारतीय उद्योग जगत में बहुत बढ़ी। टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती यात्री कार, भी रतन टाटा के ही सोच का ही परिणाम है। टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) आज भारत की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी कंपनी है। वह फोर्ड फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के भी सदस्य हैं। आज टाटा ग्रुप का 65% मुनाफा विदेश से आता है। 1990 में उदारीकरण के बाद टाटा ग्रुप ने विशाल सफलता हासिल की और फिर से इसका श्रेय भी रतन टाटा को ही दिया गया। 28 दिसंबर 2012 को वे टाटा समूह के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से सेवानिवृत्त हुए। उनका स्थान 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री ने लिया था, लेकिन 4 साल बाद साइरस मिस्त्री को भी इस पद से हटा दिया गया और फिर 4 महीने के लिए टाटा समूह का भार रतन टाटा ने अपने कंधों पर लिया। अभी टाटा ग्रुप के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन हैं। हालांकि टाटा अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, फिर भी वे काम काज में लगे हुए हैं। अभी हाल में ही उन्होंने भारत के ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील में अपना व्यक्तिगत निवेश किया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और ई-कॉमर्स कंपनी अर्बन लैडर और चाइनीज मोबाइल कंपनी जियोमी में भी निवेश किया है। वर्तमान में रतन टाटा समूह के सेवानिवृत्त अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ वह टाटा सन्स के 2 ट्रस्ट्स के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। रतन टाटा ने भारत के साथ साथ दूसरे देशों के कई संगठनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह प्रधानमंत्री की व्यापार और उद्योग परिषद और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद के एक सदस्य हैं। रतन कई कंपनियों के बोर्ड पर निदेशक भी हैं। रतन टाटा भारतीय एड्स कार्यक्रम समिति के सक्रिय कार्यकर्ता भी है। भारत इसे रोकने की हर संभव कोशिश वे करते रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रतन टाटा का काफी नाम दिखाई देता है। वे मित्सुबिशी को ऑपरेशन की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के भी सदस्य है और इसी के साथ वे अमेरिकन अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप जे.पी. मॉर्गन चेज एंड बुज अला हमिल्टो में भी शामिल है। सम्मान और पुरस्कार। भारत के 50वें गणतंत्र समारोह 26 जनवरी 2000 पर रतन टाटा को तीसरे नागरिक अलंकरण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 26 जनवरी 2008 भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2008 प्राप्त करने वालों में से एक थे। ये पुरस्कार उन्हें 14 फरवरी 2008 को मुंबई में एक समारोह में दिया गया। मार्च 2006 में टाटा को कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा 26वें रॉबर्ट एस सम्मान से सम्मानित किया गया। आर्थिक शिक्षा में हेटफील्ड रत्न सदस्य,
वह सर्वोच्च सम्मान जो विश्वविद्यालय कंपनी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रदान करती है। फरवरी 2004 में रतन टाटा को चीन के झोजियांग प्रांत में होंगजो शहर में मानद आर्थिक सलाहकार की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानद डॉक्टरेट की उपाधि हासिल हुई और नवंबर 2007 में फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें व्यापार क्षेत्र के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। मई 2008 में टाटा को टाइम पत्रिका की 2008 की विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। इंडो इस्राएली चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सन 2010 में बिजनेसमैन ऑफ द डिकेड का सम्मान टाटा परिवार के देश की प्रगति में योगदान हेतु परोपकार का कार्नेगी मेडल दिया गया। येल की तरफ से नेतृत्व करने वाले सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति का पुरस्कार, सिंगापुर की नागरिकता का सम्मान, 2009 में ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश के मानद नाइट कमांडर। रतन टाटा आज भी अविवाहित पुरुष है। रतन टाटा व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही शर्मीले हैं और वे दुनिया की झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं करते। वे सालों से मुंबई के कोलाबा जिले में एक किताबों से भरे हुए फ्लैट में अकेले रहते हैं। रतन टाटा उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति है। वे मानते हैं कि व्यापार का अर्थ सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझना है और व्यापार में सामाजिक मूल्यों का भी समावेश होना चाहिए। वे हमेशा कहते हैं आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी हैं, क्योंकि सीजी में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं।